हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम जो है क्लास 12th का सैम्पल पेपर मैं आपके लिए लेकर आऊंगी विद सॉल्यूशन, और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का रिटेल का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड विद सॉल्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एक बार पेपर से गो थ्रू करा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन उसके फिर बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखो, ये आपका पेपर जो है ये इस तरह से आएगा। सबसे पहले इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस दी होंगी आपको कि जो पेपर है वो कितना 3 सेक्शंस में होगा। सेक्शन ए, बी और सी में होगा। सेक्शन ए जो है ये 5 मार्क्स का होगा, 6 क्वेश्चन होंगे इसमें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक 1 नंबर के होंगे, और जिसमें से आपको 3 करने होंगे। 5 और 6 दो आर 2 मार्क्स क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, और जिसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, आगे सेक्शन बी जो है ये सेक्शन बी। ठीक है, ये सेक्शन बी जो है ये आपका 17 मार्क्स का होगा, और इसके अंदर 16 क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब रिटेल के। ठीक है, रिटेल के होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से 13 आपको जो है 1 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन, और ये आपको 5 करने होंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक के बीच में आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? 3 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, और सेक्शन सी जो है ये 8 नंबर का होगा, और इसमें 3 क्वेश्चन होंगे ये वाले। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब केस स्टडी के होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 से 21 जो है 4 नंबर के होंगे, और अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। 19, 20, 21 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से 2 करने होंगे। ओके, और ये 2 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 8 नंबर के होंगे। ओके, क्लियर हो गया। आगे वो कह रहे हैं कि जो मार्क्स हैं वो सामने क्वेश्चन के सामने। तो सेक्शन ए है, सबसे पहले ये जेम का सेक्शन है आपका, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। इसके अंदर जो है 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, और ये क्वेश्चंस हैं इसके। आंसर एनी 3 ऑफ द गिवन क्वेश्चन, 4 में से आपको 3 करने होंगे, और ये जो नीचे है एंटरप्रेन्योर वाला, इसमें से 2 में से आपको 1 करना होगा। ठीक है, तो आगे ये आपका सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी के अंदर जो है आपके आंसर यानी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 7 क्वेश्चंस, मतलब 7 में से 5 करने होंगे। ये वाले ये 5 क्वेश्चंस आपको कोई भी करने होंगे। आंसर यानी 3 ऑफ द गिवन 5। ये मैं आपको एक बार पेपर गो थ्रू करा रही हूँ, आगे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, आगे नीचे है इसका आंसर यानी 2 ऑफ द 4, और ये सेक्शन सी होगा जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, यानी केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे। ये भी 2 क्वेश्चन ये हैं, 1 क्वेश्चन पहले का, 3 है ना, 3 में से आपको 2 करने हैं। अब हम इस पेपर को सोल्यूशन के साथ करते हैं। तो जो इसका पहला प्रश्न है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गिव बर्थ टू डैश who use their technical expertise to create and offer machines, tools and methods। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव बर्थ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब जो इंडस्ट्री में जो बूम आया है, जो तरक्की की है इंडस्ट्री ने, उससे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं, मतलब क्या क्रिएट हुआ है? टू क्रिएट एंड ऑफर मशीन्स, टूल्स एंड मेथड। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हुए हैं, मतलब टेक्निकली जो है वो साउंड होते हैं जो लोग, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स इसने क्रिएट किए हैं। Question number 2. The word entrepreneur is derived from which French word? मतलब जो entrepreneur word है ये कहाँ से आया है? तो ये word जो है ये फ्रेंच के entrepreneur से आया है। ठीक है, आप इसको याद कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, EESL अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम। ठीक है, EESL जो है इसने जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम एक स्टार्ट किया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EESL? EESL की फुल फॉर्म क्या है? तो EESL की फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, आप इसको याद कर लेना फुल फॉर्म को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, which program comprising of 8 missions was launched by government of India in 2008? ठीक है, कौन सा प्रोग्राम जो था वो 2008 में लॉन्च हुआ था जिसमें 8 मिशन थे? टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज।
मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2008 में। तो उस प्रोग्राम का नाम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आप इसको याद कर लेना इस प्रोग्राम को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है? देखो, आप इसको एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टअप का मतलब होता है किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना, मतलब फर्स्ट इनिशियल स्टेज जो होती है। तो एक स्टार्टअप को अक्सर संस्थापकों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है जब तक कि व्यवसाय शुरू नहीं हो जाता। मतलब जब तक आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, उससे पहले जो आप सारी प्लानिंग कर रहे हो, फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हो, मतलब लाइक कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब स्टार्टअप में आता है। ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इको टूरिज्म। इको टूरिज्म क्या होता है? इको टूरिज्म का उद्देश्य आगंतुकों मतलब गेस्ट को संसाधनों के संरक्षण, कचरे को कम करना, प्राकृतिक पर्यावरण को बढ़ाना, प्रदूषण को कम करने के महत्व को समझने का अनुभव प्रदान करना। यह सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने में मदद करता है क्योंकि आगंतुक पर्यावरण के अनुकूल स्थान पर होने के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। इको टूरिज्म में ग्रीन जॉब्स में इको टूर गाइड और इको टूरिज्म ऑपरेटर शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा टूरिज्म से रिलेटेड जिसमें पोल्यूशन को कम से कम करने के ज्यादा लोगों को अवेयर किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन डैश टू सी दैट एवरी कैश काउंटर इज मैनेज्ड प्रॉपरली, कैश काउंटर इंचार्ज और द हेड कैशियर। तो ये किसकी जिम्मेवारी है कि वो खुद से देखे, खुद से, कि कैश काउंटर जो है वो अच्छे से मैनेज किया गया है या नहीं। तो ये जिम्मेवारी होती है कैश काउंटर की, कैश काउंटर इंचार्ज की, या आप उसको हेड कैशियर भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, dash is the most important factor for the customer dash is the most important factor for the customer satisfaction and from regulatory obligation point of view। ठीक है, तो बिलिंग एक्यूरेसी इसका आंसर है। बिलिंग एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर तभी सेटिस्फाई होगा जब आप उसको बिल ठीक ढंग से बना कर दोगे। अगर आप बिल में गड़बड़ कर रहे हो तो आप जितनी मर्जी अच्छी विंडो डिस्प्ले कर लो, सर्विसेज दे दो, सब बेकार है। ठीक है, और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बार बार कस्टमर तभी आपके पास आएगा जब आप ठीक ढंग से उसको बिल बना कर दोगे। 9 है क्वेश्चन, नेम द बुक विच इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इन अकाउंटिंग। तो कौन सी ऐसी बुक है जो डेटा को क्लासिफाई करने के लिए अकाउंट्स में यूज होती है? उसे बोलते हैं लेजर बुक। लेजर बुक में हर एक अकाउंट का अलग अलग हेड होता है। ठीक है, मतलब जैसे राम, श्याम, सोहन, सीता, गीता, मोहन, इन सब के अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, in this system accounting entries are made only when cash is received or paid. No entry is made when a payment or receipt is merely due. Which system of accounting are we talking about? तो ये कह रहा है कि अकाउंटिंग का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर हम सिर्फ कैश के आने और कैश के जाने की ही एंट्री करते हैं। अगर पेमेंट या रिसिप्ट जो है कैश में नहीं होती है तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं, मतलब उधार की या ड्यू की ऐसी एंट्री इसमें नहीं होती है। तो वो होता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश की ही एंट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LIFO व्हाइल डीलिंग विद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को जब हम हैंडल करते हैं तो LIFO की फुल फॉर्म क्या होती है? LIFO की फुल फॉर्म अच्छे से सभी बच्चों को याद है, पूरा साल हम इसको बार बार 9th 10th 11th में भी रिपीट करा रहे हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन मतलब जो सबसे लास्ट में आपका स्टॉक आया है वो सबसे पहले जाएगा। आप वैसे मेरे हिसाब से आप इस सैंपल पेपर को करते करते साथ में जैसे LIFO आई है इसमें, तो आप FIFO की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, हो सकता है आपके पेपर में वो आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये तो सैंपल पेपर है। LIFO की फुल फॉर्म क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये सब चीजें आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ऐसी कोई भी एसेट्स बताओ जिनको हम 1 ईयर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में।
वो होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जैसे डेटर्स होते हैं, करंट एसेट्स डेटर्स हो गए, और स्टॉक है, ये सब करंट एसेट्स में आते हैं। ठीक है, आप शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी और कंपनी के लिए तो वो करंट एसेट्स में आएंगे। इन्वेस्टमेंट्स में भी आ सकते हैं, यस, लेकिन फर्नीचर है या व्हीकल्स हैं, इनको करंट एसेट्स में काउंट नहीं करते, इनको फिक्स्ड एसेट में करते हैं। डेटर्स हैं, स्टॉक है, ये सब करंट एसेट्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द डायग्रामेटिक presentation of physical layout of the store and all stock locations। ठीक है, मतलब आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है उसको क्या बोलते हैं फिजिकल लेआउट में, स्टोर में, उसको हम बोलते हैं फिक्सचर मैप। अगर आपके पास एक मैप बना हुआ है उसमें पूरा क्लियर होगा कि कौन सा रैक कहाँ पे है, कौन सा शेल्फ कहाँ पे है, मैनिक्विन कहाँ पे है, फिक्सचर मैप। ठीक है, एक मैप होना चाहिए आपको, उसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? तो लागत लेखांकन का उद्देश्य व्यय का विश्लेषण करना है ताकि फर्म द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों की लागत का पता लगाया जा सके, कीमतें तय की जा सके। यह निर्णय लेने के उद्देश्य के लिए प्रबंधक को आवश्यक लागत जानकारी प्रदान करके लागत को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिकली लागत के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यवसायिक इकाई एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय संचालित करना, व्यापार में संलग्न होने या समान गतिविधियों में भाग लेने के लिए बनाई गई एक संस्था है। विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक संस्थाएं हैं, जैसे एकमात्र स्वामित्व मतलब सिंगल प्रोप्राइटर, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप, और एलएलसी, निगम वगैरह, ये सब देख लेना। ठीक है, बिजनेस एंटिटी मतलब उसकी अलग से एक एंटिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉलम एंड 3 कॉलम कैश बुक। अब देखो, जिसमें 2 कॉलम बने हुए हैं, कॉलम्स, ठीक है, समझ गए ना, कॉलम, एक कॉलम, 2 कॉलम। जिसमें 2 कॉलम है उसे हम 2 कॉलम बोलेंगे, जिसमें 3 कॉलम्स बने हुए हैं उसे हम 3 कॉलम कैश बुक बोलेंगे। अब 2 कॉलम के साथ जब एक एक्स्ट्रा कॉलम हमारा जुड़ जाता है तो 3 कॉलम बन गया। उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर हम डिस्काउंट आया और डिस्काउंट गया, इसकी एंट्री करते हैं 3rd कॉलम में। ठीक है, याद रखना है। व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट एक फर्म की संपत्ति मतलब एसेट्स, लायबिलिटीज, इन सब का विवरण होता है। ठीक है, एक साइड में सारी एसेट्स लिखी जाती हैं और एक साइड में सारी लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। इस तरह से बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनता है। ठीक है, और कब बनता है? हर वर्ष की अंतिम तिथि, फाइनेंशियल ईयर की अंतिम तिथि जो होती है हमारी 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को ही बैलेंस शीट बनती है। व्हाट इज न्यू ओल्ड स्टॉक। न्यू ओल्ड स्टॉक क्या है? मेरे लैपटॉप में चार्जिंग। यस, न्यू ओल्ड स्टॉक है नया पुराना स्टॉक, इसको हिंदी में बोलेंगे। तो कभी कभी एनओएस के रूप में संक्षिप्त व्यवसाय में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। बिक्री के लिए पेश किए जा रहे माल के संदर्भ में जो लेन जो बहुत पहले निर्मित किया गया है लेकिन जिसका कभी उपयोग नहीं किया गया, मतलब फ्रेश माल है आपके पास, फ्रेश स्टॉक है लेकिन वो बहुत पहले का आया हुआ है आपका। समझ में आ गया आपको? जैसे कि आपने, आपकी ड्रेसेस की शॉप है, आपने बहुत पहले ड्रेसेस मंगवा रखी थी, उनको सेल नहीं किया हुआ है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यू। न्यू स्टॉक तो है वो लेकिन बहुत पहले का आया हुआ, तो इसीलिए वो ओल्ड स्टॉक भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 3 विशेषताएं बतानी है और इसके अंदर जो है 6 बताई गई है। आप लोग इन 6 में से कोई भी 3 कर लेना। ठीक है, पहला क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब अकाउंट्स ऐसा बनाना चाहिए जो अंडरस्टैंड हो। नंबर 2 है रिलीवेंस, रिलीवेंस होना चाहिए, मतलब ऐसे बेतुकी बातें या बेतुके उसमें तथ्य, डेटा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप आज अकाउंट्स बना रहे हो फिर एंट्री करनी बंद कर दी, 2 महीने बाद फिर कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपके अकाउंट्स जो हैं वो इस तरह से बने होने चाहिए कि आपका अकाउंट्स किसी और कंपनी से आप कंपैरिजन कर सको। ओके, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब सच होना चाहिए, उसमें कुछ भी झूठा नहीं डालना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब आपके अकाउंट्स बनाने का उद्देश्य क्या है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि टैक्स वालों के, टैक्स डिपार्टमेंट को आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो उसमें मिल जाए, आपको अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो उसमें मिल जाए। ऑब्जेक्टिव लेकर अकाउंट्स बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंशिएट बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या डिफरेंस है? 3 बताने हैं, निम्नलिखित में से कोई 3। ठीक है, यहाँ पर कितने बता रखे हैं? 1 2 3 4 बता रखे हैं। इन 4 में से आप 3 याद कर लेना बहुत है। ओके, डेबिट नोट उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है जिसने सामान खरीदा है और वापस कर दिया है, कुछ हिस्सा या पूरा माल। देखो मैंने ना तो हिंदी में ट्रांसलेट किया है, थोड़ी बहुत लाइनें इधर उधर होंगी किसी क्वेश्चन में तो एडजस्ट कर लेना। ओके, समझ जाना, आपको तो थीम समझना है। क्रेडिट नोट उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है जो प्राप्त करता है, माल वापस कर दिया है उसने। ठीक है, मतलब डेबिट नोट में क्या है कि उसने सामान खरीदा और वापस कर दिया, लेकिन पूरा वापस नहीं किया, कुछ हिस्सा वापस किया। क्रेडिट नोट में उसने पूरा वापस कर दिया। डेबिट नोट विक्रेता के माल की वापसी के बारे में सूचना है। क्रेडिट नोट लौटे हुए माल प्राप्त करने की पुष्टि है, वेरिफिकेशन है कि आपने माल वापस कर दिया है। मतलब डेबिट नोट में आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि आपका जो माल है ये वापस होना है। क्रेडिट नोट में आप क्या कर रहे हो? आपका माल वापस हो गया है, आप उसको रिसीव कर लिया आपने, मतलब यू कैन से कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया तो मैंने उसको लिख कर दे दिया। डेबिट नोट व्यक्ति को सूचित करता है कि उसका खाता डेबिट हो गया है, जबकि क्रेडिट नोट सूचित करता है कि जो माल है उसके पास वापस आ गया है। डेबिट नोट को खरीद रिटर्न बुक में दर्ज किया जाता है, और जबकि क्रेडिट नोट को बिक्री में दर्ज किया जाता है, वापसी की किताबों में नहीं किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब ब्रीफली यानी 3 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 3 लिमिटेशंस मतलब सीमाएं बतानी है। अब इसमें कितनी बताई हुई हैं? 4 बताई हुई हैं, इसमें से आप 3 याद कर लेना। लिमिटेशंस क्या है? नंबर 1, सभी घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं करता, जो सिर्फ पैसे से संबंधित होती है ना उसी का ही रिकॉर्ड रखता है, जो पैसे से संबंधित नहीं होती अकाउंट्स में उसका रिकॉर्ड नहीं होता। नंबर 2, वर्तमान मूल्यों को नहीं दर्शाता, जैसे मैंने गाड़ी खरीदी है आज से 5 साल पहले और वो खरीदी थी मैंने 5 लाख रुपए की, आज वो गाड़ी 5 लाख रुपए की थोड़ी रह जाएगी, वो तो उसमें डेप्रिसिएशन लग गया होगा, तो आज की गाड़ी का वैल्यू नहीं दिखाएगा, वो 5 साल पहले का ही दिखाएगा। और व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित मतलब जो अकाउंट्स है उसको अकॉर्डिंग जो भी अकाउंटेंट है बंदा वो बना रहा है तो जो किसको दिखाना है उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा बहुत मोल्ड कर लिए जाते हैं, कर लेते हैं लोग। लागत और लाभ पर अपर्याप्त जानकारी देता है, मतलब अच्छे से आपको जो है अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट की पूरी जानकारी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सिर्फ पैसे से संबंधित ही आता है, जो पैसे से संबंधित नहीं है वो नहीं आता है। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रीजन फॉर कीपिंग स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेंट्री को रखने का रीजन क्या है? देयर आर 3 बेसिक रीजंस फॉर कीपिंग इन्वेंट्री। क्या है रीजन? 3। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 अनसर्टेनिटी और नंबर 3 है इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो 3 बेसिक रीजन फॉर कीपिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को रखने के फायदे क्या है? नंबर 1 टाइम। टाइम मतलब जैसे आज मुझे सामान बेचना है तो मैं आज ही थोड़ी खरीद के लाऊंगा, पहले खरीद के लाऊंगा, तो टाइम की वजह से आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि आपको नहीं पता कि आपके कस्टमर जो है वो कितने आने वाले हैं। अप्रोक्स लेकर चलते हो आप, लेकिन फिर भी आप एक्यूरेट थोड़ी लेकर चल सकते हो। मान लो किसी दिन कस्टमर ज्यादा आ गए, किसी दिन कम आ गए, तो आपको स्टॉक पहले से लेकर रखना पड़ेगा थोड़ा। नंबर 3 कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि आप अगर ज्यादा स्टॉक एक बार में लेकर रख रहे हो तो आपकी लागत कम आएगी। जैसे कि 50 टी शर्ट्स लोगे तो आपको 100 रुपए की एक टी शर्ट पड़ेगी, 100 टी शर्ट्स लोगे तो आपको वो टी शर्ट 70 रुपए की पड़ेगी। इस तरह से होता है ना, इसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस कहते हैं। तो अब हमने सेक्शन ए और बी कर लिया है कवर। अब सेक्शन सी है, सेक्शन सी के अंदर हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 नंबर वाले केस स्टडी पर आधारित हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 3 में से 2 करने हैं।
पढ़ने पड़ेंगे पूरे के पूरे। वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो, ठीक है, और प्लीज पढ़ लो यार। निम्नलिखित में से कोई दो, मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, पढ़ लो, ठीक है। आई होप तुम पढ़ रहे हो सब बच्चे, पढ़ लिया। अब हम इसकी क्वेश्चंस पढ़ते हैं। केस स्टडी जो है ना ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है, ये सारा तुम पढ़ लेना या मैं पढ़ूं। चलो मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। सुपरमार्केट 1 was popular in the neighborhood for competitive pricing and offering heavy discounts. Supermarket 2 around a mile away had normal pricing strategy. देखो सुपरमार्केट 1 में क्या था, नेबरहुड फॉर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड ऑफरिंग हैवी डिस्काउंट, सस्ता माल मिल रहा था सुपरमार्केट 1 में। और सुपरमार्केट 2 जो थी वहां पर प्राइस स्ट्रेटजी थी, सेम प्रोडक्ट सेम रेंज के अवेलेबल थे लेकिन प्राइस नॉर्मल थे, मतलब सस्ते नहीं थे। तो इट वाज नोटिस सुपरमार्केट 2 हैड मोर लॉयल। अब ये नोटिस देखो, सुपरमार्केट 1 में सस्ते मिल रहे हैं, सुपरमार्केट 2 में महंगे मिल रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि सुपरमार्केट 2 में ज्यादा अच्छे कस्टमर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? तो रीजन पहले तो वो कह रहा है कि ये दो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उनके आंसर बताओ। Mention any two probable reasons what can make customers feel disappointed and impatient in the billing procedure. Mention two corrective measures to avoid billing error and faster checkout. ठीक है, दो रीजन तुम बताओ जिससे कि तुम्हें पता लगा कि कस्टमर जो है वो सुपरमार्केट 2 में ज्यादा अच्छे से क्यों आ रहे हैं या लॉयल क्यों हो रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन जो है उसके दो रीजन पूछे गए थे, यहाँ पर इन्होंने 4 रीजन दे दिए गए, तुम कोई भी 2 याद करना, ठीक है, 4 मत पढ़ लेना, 4 में से कोई 2 याद कर लेना। पहला क्या रीजन हो सकता है, गलत बिल, उन्होंने गलत बिल दे दिया होगा। दूसरा क्या रीजन हो सकता है, खराब कार्ड रीडिंग मशीन, उनकी कार्ड रीडिंग मशीन जो है, जो स्वाइप कार्ड रीडर होती है वो खराब हो सकती है। तीसरा है बैक एंड के साथ मुद्रित बिल, निर्गम में छूट कर आदि का जो सॉफ्टवेयर है वो उनका खराब हो गया होगा। पीओएस में डिस्काउंट कूपन स्वीकार नहीं किए जा रहे। तो सुपरमार्केट 1 में इतने सस्ते सामान होने के बावजूद भी उनका जो बिलिंग सिस्टम था वो ठीक नहीं था, इसीलिए सुपरमार्केट 2 में ही लोग जाते थे, सुपरमार्केट 1 में नहीं जाते थे। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना कि करेक्ट मेजर बताओ कि बिलिंग एरर को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये वही क्वेश्चन मैंने रिपीट करके लिखा है ताकि फिर से अगर आपको समझना है तो हम समझ लें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर होगा वो ये है कि सॉफ्टवेयर को ठीक करा सकते हैं हम लोग, बैक एंड पर जो सही नहीं चल रहा उसको ठीक करा सकते हैं, स्वाइप कार्ड रीडर को ठीक करा सकते हैं, पीओएस मशीन को साफ रखो, बिलिंग काउंटर को ठीक रखो, ठीक है, ये सब रीजन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से केस स्टडी है। कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ 4 प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड इन हाइपर मार्केट। किसी भी हाइपर मार्केट में उसने 4 प्रोडक्ट लिए, क्या, फ्रेश पनीर लिया, बिस्किट लिया, प्लास्टिक बकेट ली और मेंस ट्राउजर, 4 चीजें हैं। क्या क्या हैं, पनीर है, बिस्किट है, प्लास्टिक की बकेट है और मेंस ट्राउजर, ठीक है, 4 चीजें हैं। Make an inventory plan for 4 types of products explaining reasons to hold high low inventory। वो कह रहे 4 रीजन बताओ, इन 4 प्रोडक्ट के ना रीजन बताओ किसका इन्वेंट्री ज्यादा रखना पड़ेगा और किसका इन्वेंट्री कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है वो ये, पनीर में कम से कम इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। आप अगर पनीर की इन्वेंट्री स्टॉक को ज्यादा रख दोगे तो वो वैसे ही खराब हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें बिस्किट की भी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, थोड़ी रख सकते हैं, पनीर से ज़्यादा रख सकते हैं। बकेट्स की इन्वेंट्री हम ज़्यादा रख सकते हैं, मेन ट्राउजर की जो है उसकी भी हम ज़्यादा रख सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें तो आप खुद से भी लिख सकते हो, क्या रीज़न है कि किसकी ज़्यादा रख सकते हैं, किसकी। अरे बिस्किट जल्दी खराब हो जाते हैं, पनीर जल्दी खराब हो जाता है, तो उसकी इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी। कितना इजी क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पेपर में कर ही लेना, तुम लोग छोड़ कर मत आना, खुद से भी बना लेना। केस स्टडी में अगर आप खुद से कुछ भी लिखते हो तो वो गलत नहीं माना जाता है, ठीक है। जो भी जैसा भी तुम्हें समझ में आए लिख जरूर आना, छोड़ कर मत आना।
Which of the above product will have minimum shelf life and the maximum ordering frequency? Which one is more liable to fall under damaged inventory category if not handled properly? अरे भाई, इसमें से किसी को अगर ढंग से नहीं रखोगे तो सबसे ज्यादा डैमेज में कौन आएगा? अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि पनीर जो है ना, इसके सबसे जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ये वाला जो शेल्फ है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्क है खराब होने का। और ये जो है आपके पजामे जो है ना, ये आदमियों के मेंस वेयर ट्राउजर, इसमें सबसे कम रिस्क है खराब होने का। ऑब्वियसली बकेट फिर भी टूट सकती है, लेकिन ये मेन ट्राउजर नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो ये सेफ है। समझ में आ गई ना आपको कि केस स्टडी करनी कैसे है। क्वेश्चन नंबर 25, ए ग्रोसरी स्टोर हैड ए क्वार्टरली स्टॉक ऑडिट। एक ग्रोसरी मतलब क्या, किराने वाला सामान होता है। क्वार्टरली मतलब 3 महीने का जहां पर ऑडिट हो रहा है, हर 3 महीने में वहां पर ऑडिट होता है। ओके, श्रिंकेज ऑफ 10% वाज रिकॉर्डेड। श्रिंकेज का मतलब होता है सेल कम होना। 10% सेल वहां पर कम रिकॉर्ड हुई है। क्या रीजन हो सकता है, बताओ। तो व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग इन द स्टॉक ऑडिट प्रोसेस? क्या रॉन्ग हुआ स्टॉक की ऑडिट करने में? या मेंशन एनी 4 इमीडिएट स्टेप्स दैट मे बी टेकन। या तुम बताओ कोई 4 तरीके जिससे कि आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 25 के जो पहले का आंसर है, वो 2 पूछे गए थे और आपने यहाँ पर आपको 4 आंसर मिल गए हैं। 4 में से जो अच्छे लगे वो 2 कर लेना। ठीक है, पहला क्या है, क्षति स्टॉक की गणना नहीं की गई, तो श्रिंकेज हुआ, उसको कैलकुलेट नहीं किया गया, इसलिए लॉस मान लिया उसको। गोदाम में अलग रखे गए स्टॉक का हिसाब, स्टॉक ही गलत काउंट कर लिया, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्वेंट्री का बैक एंड डेटा गलत तरीके से फीड कर दिया, ये भी हो सकता है। 10% श्रिंकेज आ गई है भाई, तो 10% श्रिंकेज का डाटा गलत आ गया, क्या हो सकता है भाई, स्टॉक ही नहीं काउंट किया होगा। क्या रीजन दिए गए हैं, सुपर रीजन दिए गए हैं। एंट्री गलत की होगी, ये भी सुपर रीजन है। सौंपे गए कर्मचारी ने दुकान के फर्श में अलग नहीं किया, कुछ खाने, भाई कर्मचारी भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। 4 रीजन हो गए, 2 बहुत है। Mention any 4 immediate steps that may be taken to prepare for an inventory। 4 जल्दी से जल्दी एक स्टेप बताओ जिससे कि इन्वेंट्री की ऑडिट की जा सकती है अच्छे से। ठीक है, अब 4 पूछे थे, तो यहाँ पर जो है ये सीबीएसई वालों ने कितने बता दिए, 4 पूछे गए थे तो 7 बता दिए। तुम भी ऐसे ही रहना, 4 पूछे जाएंगे तो 7 बता देना। ठीक है, आई डोंट थिंक सो ऐसे करना चाहिए, 4 पूछे जाए तो 4 ही बोलना। ठीक है, इतने भी ज्यादा वो रीजंस दे दोगे तो आई डोंट थिंक अच्छा है, इससे बेटर है अच्छे वाले 4 ऑप्शन दे देना। ठीक है, क्या है, स्टॉक ऑडिट से पहले इन्वेंट्री स्तर कम करें, डैमेज स्टॉक, वेयर हाउस स्टॉक, ग्राहक ट्रॉली चेक, चेंजिंग रूम आदि में बचे स्टॉक को अलग करें, बिलिंग गतिविधियों को निलंबित मतलब पोस्टपोन कर दो, स्कैनर का समुचित कार्य सुनिश्चित करना, स्कैनर ढंग से काम करें, बैक एंड में डाटा जो है वो अच्छे से हो, पूरा हो, कर्मचारियों को मतगणना कार्य आवंटित करें, मतलब कर्मचारियों को थोड़ा थोड़ा काम सौंप दें, स्टॉक को कैलकुलेट करने का, लेखा परीक्षा प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय निकालें। तो ये 4 रीजन 4 तरीके पूछे गए थे कि इमीडिएटली हम लोग इन्वेंट्री को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। 7 बता दी उसने। ओके, 7 में से कोई विचार कर लेना। पेपर हमारा पूरा हो चुका है। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। पेपर ये पूरा हो गया 12th क्लास का। अगर इस पेपर को बहुत अच्छे से याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आई गिव यू गारंटी तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। साथ साथ अपनी रिवीजन भी करते रहना। मेरी जो प्ले लिस्ट है ना, जिसके अंदर लेवल 4 की वीडियोस हैं, उनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो को रट लो बिल्कुल सैंपल पेपर को। और फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, पेपर अच्छे से करके आना। डेट शीट आ गई है, 28 अप्रैल को पेपर है। ऑल द बेस्ट। ओके, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।